तो चलिए आज हम शेक्सपियर के सबसे मशहूर और डार्क प्ले में से एक मैकबेथ की दुनिया में उतरते हैं। ये कहानी लगभग 1606 में लिखी गई थी और आज भी ये महत्वाकांक्षा, अपराध और उसके अंजाम की एक जबरदस्त मिसाल है। जरा सोचिए, एक बहादुर हीरो, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी और एक ऐसा प्ले जिसे इतना मनहूस माना जाता है कि आज भी थिएटर में एक्टर्स इसका नाम लेने से डरते हैं। वो इसे मैकबेथ नहीं, द स्कॉटिश प्ले कहते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं मैकबेथ से। वो स्कॉटलैंड का एक बहुत ही बहादुर और वफादार योद्धा है। उसने अभी-अभी अपने राजा डंकन के लिए एक बड़ी जंग जीती है और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। वो एक सच्चा हीरो है। पर होता यह है कि जंग से लौटते वक्त मैकबेथ और उसके दोस्त बैंको का सामना एक सुनसान जगह पर 3 अजीब सी दिखने वाली औरतों से होता है। ये चुड़ैलें थी और यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। चुड़ैलें एक अजीब सी बात कहती हैं, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इसका मतलब है जो अच्छा है वो बुरा है और जो बुरा है वो अच्छा है। ये लाइन असल में पूरे प्ले की थीम सेट कर देती है कि यहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से नजर आता है। और फिर वो करती हैं 3 चौंकाने वाली भविष्यवाणियां। पहली कि मैकबेथ कॉन्डोर का सरदार बनेगा, दूसरी कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा और तीसरी कि मैकबेथ के बाद उसके दोस्त बैंको के बेटे राजा बनेंगे। और बस इन 3 बातों ने मैकबेथ के दिल में महत्वाकांक्षा की एक ऐसी चिंगारी लगा दी जो अब आग बनने वाली थी। मैकबेथ अभी इन बातों पर सोच ही रहा था कि राजा डंकन का संदेश आता है। वो मैकबेथ को उसकी बहादुरी के लिए कॉन्डोर का नया सरदार बना देते हैं। पहली भविष्यवाणी सच हो गई थी और बस जैसे ही ये होता है, मैकबेथ का शक यकीन में बदल जाता है। उसे लगने लगता है कि राजा बनने की भविष्यवाणी भी सच हो सकती है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां मैकबेथ एक ऐसा फैसला लेता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। ये फैसला है अपने ही राजा की हत्या का। लेकिन इस खूनी साजिश में मैकबेथ अकेला नहीं है। यही कहानी में एंट्री होती है लेडी मैकबेथ की, जिसकी महत्वाकांक्षा अपने पति से भी ज्यादा है। वो तो बुरी आत्माओं से प्रार्थना करती है कि उसके अंदर की सारी कोमलता खत्म हो जाए और वो सिर से पांव तक सिर्फ और सिर्फ क्रूरता से भर जाए। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ मैकबेथ है जिसका ज़मीर उसे ये पाप करने से रोक रहा है, वो हिचकिचा रहा है। तो दूसरी तरफ है लेडी मैकबेथ जो उसे कायर कहकर उकसाती है और कहती है कि अगर वो मर्द है तो बिना कुछ सोचे ये काम करे। और फिर वो रात आती है जब इंसानियत हार जाती है। राजा डंकन जो मैकबेथ की मेहमान बनकर उसके ही घर में सो रहे थे, मैकबेथ उनकी हत्या कर देता है। बस ये वो गुनाह था जिसने मैकबेथ की किस्मत हमेशा के लिए लिख दी थी। मैकबेथ राजा तो बन गया, लेकिन उसे एक पल का भी चैन नहीं मिला। वो ताज उसके सिर पर सुकून नहीं बल्कि कांटों का बोझ बन गया। उसका अपराध बोध और ये डर कि कहीं उसका राज खुल न जाए उसे और भी ज्यादा खून खराबे की तरफ ले जाता है। और फिर शुरू होता है हत्याओं का एक सिलसिला जो रुकने का नाम ही नहीं लेता। पहले राजा डंकन, फिर शक मिटाने के लिए डंकन के ही गार्ड, फिर भविष्यवाणी के डर से अपना सबसे अच्छा दोस्त बैंको, और आखिर में जब उसे मैकडफ से खतरा महसूस होता है तो वो उसके बीवी बच्चों तक को मरवा देता है। बैंको को मारने के लिए वो हत्यारे भेजता है। बैंको तो मर जाता है पर उसका बेटा फिलियांस भाग जाता है। इसके बाद एक शाही दावत में मैकबेथ को अचानक बैंको का भूत अपनी कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है, जिसे उसके सिवा कोई और नहीं देख सकता। ये साफ दिखाता है कि वो अब दिमागी तौर पर टूट चुका है। डर और शक से परेशान होकर मैकबेथ एक बार फिर उन्हीं चुड़ैलों के पास जाता है। इस बार चुड़ैलें उसे कुछ और भविष्यवाणियां बताती हैं, ऐसी पहेलियां जो उसे एक झूठी तसल्ली देती हैं कि उसे कोई नहीं हरा सकता। पहली भविष्यवाणी ये होती है कि कोई भी इंसान जो औरत से पैदा हुआ है वो मैकबेथ को नहीं मार सकता। ये सुनकर मैकबेथ को लगता है कि वो तो अजय है, अमर है, क्योंकि ऐसा कौन है जो औरत से न जन्मा हो। लेकिन हर पहेली का एक जवाब होता है और इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मैकडफ, हाँ वही मैकडफ जिसके परिवार को मैकबेथ ने मार डाला था, वो बताता है कि उसका जन्म नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ था। उसे ऑपरेशन के जरिए समय से पहले उसकी मां के गर्भ से निकाला गया था। वो बॉर्न ऑफ अ वुमन नहीं था। दूसरी भविष्यवाणी तो और भी अजीब थी।
चुड़ैलें कहती हैं कि मैकबेथ को तब तक कोई खतरा नहीं जब तक बिरनम का जंगल खुद चलकर डंसिनेन पहाड़ी पर उसके किले तक न आ जाए। अब भला जंगल कैसे चल सकता है? ये सुनकर तो मैकबेथ का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पर फिर वही होता है जो नामुमकिन लगता है। मैकबेथ के खिलाफ जो सेना आ रही होती है, उसके सिपाही खुद को छिपाने के लिए बिरनम जंगल से पेड़ की टहनियां काट लेते हैं और उन्हें अपनी ढाल बना लेते हैं। दूर से जब मैकबेथ के लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि पूरा का पूरा जंगल ही किले की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई थी। और बस यहीं से मैकबेथ के पतन की आखिरी घड़ी शुरू हो जाती है। अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंच रही है। एक तानाशाह का अंत और स्कॉटलैंड में एक नई सुबह। उसके सारे सरदारों से छोड़कर जा चुके हैं, वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है और आखिर में उसका सामना होता है मैकडफ से। उसी मैकडफ से जिसके पास मैकबेथ को मारने की वजह भी थी और ताकत भी। और उसी लड़ाई में मैकडफ के हाथों मैकबेथ मारा जाता है। अपनी मौत से ठीक पहले मैकबेथ को एहसास होता है कि उसने जिस ताज के लिए इतना कुछ किया वो सब बेकार था। वो कहता है कि जिंदगी तो बस एक परछाई की तरह है, एक एक्टर की तरह जो स्टेज पर थोड़ी देर अपना रोल निभाता है और फिर हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। एक ऐसी कहानी जिसका कोई मतलब नहीं। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मैकबेथ की किस्मत पहले से ही तय थी? क्या वो सिर्फ नियति की कठपुतली था, या फिर जो कुछ भी हुआ वो उसके अपने फैसलों का नतीजा था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।